रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का आज 55वां दिन है। एक तरफ जहां इतने दिनों से लगातार चल रहे जंग के बीच भी दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आ रही है। दरअसल रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने परमाणु हथियार को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लोगों को एंटी रेडिएशन दवा लेनी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ जारी युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ते देखे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया बेहद खतरनाक हालात और एंटी रेडिएशन दवा के लिए तैयार रहे। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इस हमले से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती है लेकिन ये सच हो सकती है। दरअसल हाल ही में एएफपी के पत्रकार से बातचीत करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, हमें उस रूस के परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें इस संकट के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। उन्होंने कहा, एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं। कई शहर तो तबाह हो चुके हैं। बेलारूम बॉर्डर के नज़दीक चेनावीर शहर में रूस की सेना 40 दिनों तक यहां तैनात थी। हमले के बाद पहली बार रूसी टैंक इसी शहर में पहुंचे थे। चेनावीर बेलारूम बॉर्डर से सबसे नज़दीक शहर है। ये 3.25 लाख की आबादी वाला शहर है। शहर पर भयावह बमबारी के निशान हैं। यहाँ रूसी सैनिकों के हमले से लोगों ने सड़क के सबवे या बंकर में जाकर जान बचाई, लेकिन सबवे बंकर के अंदर धमाकों की आवाज़ से दुकानें तहस नहस हो गईं। जंग के मैदान में खेल का मैदान भी तबाह हो गया। फुटबॉल स्टेडियम में 3 बड़े मिसाइल हमले किए गए थे। फुटबॉल स्टेडियम की तबाह की तस्वीर, मैदान में गोल पोस्ट के 20 फुट गहरा गड्ढा, दर्शक स्टैंड पर मिसाइल से हमला किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस हमले में मारे गए हैं। यहाँ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय और कई सरकारी इमारत तबाह कर दी गई हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव और उसमें हुई कांग्रेस की दुर्गति से वो सख्ते में आ गई है। यहाँ चुनाव परिणाम ऐसे रहे थे जिसके बाद कांग्रेस के भविष्य और उसके सियासी वजूद को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे थे। ये बात कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। ऐसे में अंदरूनी खींचतान की शिकार कांग्रेस ने लगता है इसे गंभीरता से लिया है। शायद इसी वजह से पार्टी एक बार फिर से अपनी ऊर्जा समेटती दिख रही है। इस कड़ी में एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी, रणनीतिकार और सियासी चाणक्य के तौर पर चर्चित प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस के साथ खूब उठते बैठते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के साथ उनकी फिर से मुलाकात हुई है। सोनिया से ये उनकी 3 दिन में दूसरी मुलाकात है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के चुनावी मिशन 2024 के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटे हुए हैं। इसे लेकर धड़ाधड़ बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ 5 घंटे लंबी बैठक की, जिसमें प्रियंका गांधी के अलावा पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की है। गौरतलब है कि आम चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारियां तेज करती दिख रही है। हालांकि देश में अभी आम चुनाव होने में 2 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस इस पर अभी से संजीदगी दिखा रही है। ऐसे में पार्टी हर पहलू से विचार कर रही है। इस बीच बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर भी विचार किया गया। ये कांग्रेस के लिए वो विषय रहा है जिससे अक्सर उसे जूझते हुए देखा गया।
कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती रही है कि जिन 5 राज्यों में उसकी शिकस्त हुई है वहां भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े मुद्दे हावी रहे। ऐसे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उसके लिए चुनौती का विषय रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इसे अलग नजरों से देखते हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका मानना है कि बीजेपी की जीत का कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कुछ खास सलाह भी दी है। उन्होंने कांग्रेस को खुद 370 सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है, जबकि बाकी सीटों पर उन्होंने गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है। चर्चाओं के मुताबिक इसके अलावा प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने की भी तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन राज्यों पर ध्यान देना होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है। वहां पर सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर खुद को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इन सब के उलट बिहार को लेकर उनकी राय पर खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने यहाँ कांग्रेस को आरजेडी के साथ ना जाने की सलाह दी। जानकारी के मुताबिक उनका इसके पीछे तर्क ये था कि बिहार में आरजेडी से गठबंधन की वजह से गैर यादव वोटर उससे कट जाते हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि आम चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को देश के दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने की बात पर जोर दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी राय इससे अलग रही। उन्होंने सुझाव दिया कि बेशक यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक भी ना रहा हो, लेकिन यहां से आम चुनाव के मुकाबले में बिना गठबंधन के ही उतरना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर अभी से कमर कसने लगी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाने की स्थिति में आने के लिए ही प्रशांत किशोर को भी साथ जोड़ा गया है। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे जल्दी ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। दिल्ली में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर अफसरों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक यूपी में अब कोई भी बिना अनुमति के शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएगा। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। वहीं उन्माद फैलाने वाले और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं, वो चाहे जिस पक्ष के हो। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्विटर पर भी इस आदेश की एक कॉपी जारी की गई है, जिसमें लिखा है, कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। साथ ही सीएम योगी ने कमिश्नर से लेकर थानाध्यक्ष स्तर तक के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी 4 मई तक के लिए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। जो अधिकारी वर्तमान में अवकाश पर हैं, उन्हें भी अगले 24 घंटे के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। दूसरी तरफ देश भर में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। उन्होंने यूपी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को अहम गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा है कि सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्थलों में माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर ना आए, अन्य लोगों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि गाइडलाइन का पालन न करवाने पर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में राम नवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाए हैं। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की चौथी लहर कई देशों में हाहाकार मचा रही है। वहीं भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार डर का माहौल बना हुआ है।
देश के कई राज्यों में कोरोना का डर एक बार फिर सताने लगा है। ये चौथी लहर के आने के संकेत भी माने जा रहे हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में करीब 90% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर कोई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1247 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत की खबर है। नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आज गिरावट आई है। 18 अप्रैल को 2183 नए मामले सामने आए थे और एक दिन में 214 संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। वहीं कोरोना से होने वाले कुल मौतों का आंकड़ा 5,21,966 है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। इस समय देश में 11,860 कोरोना के एक्टिव केस हैं। ये कुल मामलों का 0.03% है, जबकि देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 43,45,527 हो गई है। इस दौरान देश में 928 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कुल रिकवरी अब 4,25,11,701 हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 186,72,15,865 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,89,995 वैक्सीन लगाई गई है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 प्लस से ऊपर उम्र के लोगों को बूस्टर डोज भी लग रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में सोमवार को पॉजिटिविटी रेट भी 7% के पार रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 65 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 332 तक पहुंच गई है, जिनमें करीब 100 बच्चे शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना का हर चौथा नया केस दिल्ली, नोएडा से सामने आ रहा है। पंजाब और हरियाणा में सामने आ रहे कोरोना के आंकड़े भी डराने लगे हैं। महज 3 दिन में ही यहां नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। पंजाब में 14 अप्रैल को महज 11 मामले सामने आए थे और 17 अप्रैल को 8 संक्रमित मिले। इसी तरह हरियाणा में 14 अप्रैल को 170 मरीज मिले थे, जबकि रविवार को 191 मरीज मिले। उत्तर भारत के कई राज्यों के लोग भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में मई जून जैसी गर्मी से हर किसी का बुरा हाल है। हर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली वासियों को अभी कुछ और दिन गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, आने वाले 2 दिनों तक लू की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी रहने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना जाहिर की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 20-21 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में झमाझम बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। स्काईवेट वेदर के मुताबिक शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कई फुट पानी जमा होने से तमिलनाडु, कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हालात मुश्किल हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।